चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम पढ़ रहे थे जो अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट थे उनसे जुड़ा हुआ एक स्टोरी जिनमें कार्लोस और स्मिथ जो है ओलंपिक सेरेमनी में अपने देश की सरकार का विरोध करते हैं इंटरनेशनल मंच पे, फोरम पे। तो लेखक आपसे पूछता है कि क्या इस तरह की बातें हमें उठानी चाहिए इंटरनेशनल फोरम पे, जबकि हम अपने देश में भी विरोध कर सकते हैं। पता है इससे क्या होता है, हमारा देश बदनाम हो जाता है बाहर की, वहाँ ऐसा हो रहा है। दुश्मन देश इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कश्मीरी, अभी एक उदाहरण आया हमारा, जैसे कश्मीर में पॉलिटिकल सेटअप चेंज किया, तो बहुत सारे देश, टर्की जैसे देश हमारा बहुत इस बात पे विरोध कर रहे हैं कि वहाँ ह्यूमन राइट्स को आप दबा रहे हो, वहाँ इंटरनेट की सुविधा लोगों से छीन ली गई है, या वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो डिटेन्ड क्यों हैं। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके देश के क्रिटिसिज्म होने के चांसेस रहते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देशों की सरकार सुनवाई नहीं करती विशेष कम्युनिटी की। इस वजह से फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है लोगों को। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल फॉर्म? ये एक इंटरनल मैटर था अमेरिका का। क्या ये सही था कि एक इंटरनेशनल मंच पे, फोरम पे इसको उठाया जाए? वुड यू से, आप क्या कहेंगे, दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल? क्या वो राजनीति कर रहे हैं या वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा पेश कर रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक पीटर नॉर्मन जो एक ऑस्ट्रेलियन था और एक गोरा था लड़का, उसके साथ किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स का उसका हनन नहीं हो रहा, बट उसके साथ साथ ही सपोर्ट कार्लोस एंड स्मिथ ऑन देयर राइट्स फॉर देयर मूवमेंट्स। क्यों वो ऐसा कर रहा था कि वो अपनी मेडल सेरेमनी में भी उनका साथ दे रहा था? हु वाज नाइदर ब्लैक नोर अमेरिकन, ना पीटर नॉर्मन जो थे अमेरिकन थे और ना ही ब्लैक थे, ज्वाइन द गेस्चर ऑफ द प्रोटेस्ट। फिर वो प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए? इफ यू आर इन नॉर्मन प्लेस व्हाट यू डू? अगर आप नॉर्मन की जगह होते तो आप क्या करते? तो कई बार क्या होता है, ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ी चीज मानी जाती है नैतिकता में, कि अगर अन्याय हो रहा है, विरोध हो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं उस अन्याय को, तो ये एक ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी है कि हम जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ सपोर्ट करें। ये भी सही है ना। बहुत सारे लोग जो इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि नहीं उनका मेडल छीन लिया जाएगा, तो इसका मतलब उसके जो स्वार्थ हैं, सेल्फ इंटरेस्ट है, वो जो नैतिकता है समाज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, वो कम पड़ गई है अगर आप ऐसा नहीं करते तो। सिविल राइट्स के बारे में पढ़ लेना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 1954 से 1968 तक ये चला और ये बहुत सारी घटनाओं की इवेंट्स थे जिसका डिमांड थी कि जो रिफॉर्म्स हैं सोसाइटी में वो लाए जाने चाहिए, और जो ब्लैक पीपल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है वहाँ उनको राइट्स मिलने चाहिए। ये पूरा पढ़ लेते हैं हम। एम्ड एट अबलिशिंग लीगल रेशियल डेमोक्रेशन। लीगल मतलब समझते हो आप इसका मतलब ये है कि कानून में भी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन था। देयर इज कास्ट सिस्टम इन आवर इंडिया, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन आवर इंडिया, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, बट वी कैन से दैट देयर इज नो लीगल डिफरेंसेस इन आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. It is a social issue that caste is not equal in our society, but it is not a legal issue. लीगली रूप से तो हम समान है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम समान है। वो अलग बात है कि समाज में अभी तक ये चीज़ें चली होंगी या अभी तो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, बट इन अमेरिका देयर इज ए लीगल इशू। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में और कानून भी आपका डिड नॉट गिव इक्वल राइट टू द ब्लैक्स, मतलब कानून में भी ब्लैक्स के पास इक्वल राइट नहीं थे। अफ्रीकन अमेरिकन लीड बाय मार्टिन लूथर किंग्स
और ये जो आंदोलन था वो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा चलाया गया था। दिस मूवमेंट प्रैक्टाइज्ड नॉन वायलेंट मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड प्रैक्टिस। और ये आंदोलन कोई वायलेंट नहीं था, हिंसक नहीं था। लोगों ने वो मेथड अपनाए कि रेशियल डेमोक्रेशन किसी तरह से रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हैं दे कुड बी एबलिश्ड फ्रॉम द लॉ, कानून से वो खत्म की जा सके। एक पिक्चर और देख लो आप, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ के कैंपस में, इनकी तो डेथ हो गई है, इनके कैंपस में इन दोनों व्यक्ति जो खिलाड़ी थे उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। और आप ध्यान दो कि मूर्तियां किन लोगों की बनाई जाती है, जो रिस्पेक्टफुल है फॉर द सोसाइटी, जिसने, जैसे हमारे यहाँ जगह जगह पर अगर दिल्ली में जाओगे तो मेन चौराहा, वहाँ गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस के लिए जब जा रहे थे दांडी यात्रा के लिए, तो वो चित्र है। हम मतलब महान पर्सनालिटी जो होते हैं उनके बुत बनाते हैं। तो इस तरह से एक यूनिवर्सिटी में उनको सम्मान देने के लिए दे आर सिंबल ऑफ ए मूवमेंट, दे आर सिंबल ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल। तो ये इस चीज़ के प्रतीक हैं कि ये फाइट की इन्होंने लोगों ने, इसलिए अब इनको सम्मान है। उस टाइम चाहे इनको मतलब यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया हो सरकार के द्वारा, बट दे हैव रिस्पेक्ट इन प्रेजेंट डे। अफ्रीकन अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन कौन है? वो लोग हैं जो 17वीं 18वीं शताब्दी में अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज के कारखानों में, माइनिंग्स में काम करने के लिए आए थे और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आए थे। जैसे जैसे स्लेवरी खत्म हुई, दास प्रथा का अंत हुआ 1865 में, जैसे अमेरिका में हुआ, अब्राहम लिंकन ने इसको ख़त्म किया एक्ट पास करके। तो उसके बाद स्लेवरी, जैसे ही दास प्रथा खत्म हो गई, ये दे बिकम द फ्री मैन, वो आज़ाद व्यक्ति बन गए। बट दे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वाज रिटन इन 1787 में, they did not give equal right to the blacks, ब्लैक को उन्होंने इक्वल राइट्स नहीं दिए। तो बाद में 19वीं शताब्दी तक आ गए ये लोग बिना फंडामेंटल राइट्स या दूसरे राइट्स जो वाइट के साथ साथ इनको मिलने चाहिए थे। फिर 19वीं शताब्दी में इन्होंने और 20वीं शताब्दी में विद्रोह इन्होंने मूवमेंट चलाई। और ब्लैक आर द टर्म यूज टू रेफर मेनली टू द डिस्केंडेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका से आए थे जिनके पूर्वज, हु आर ब्रोट इनटू अमेरिका एज स्लेव्स, जो दासों के रूप में आए थे, खरीदा बेचा जाता था। अगर आपने हिस्ट्री में अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें फोटोज पिक्चर्स में भी दिखाया गया कि किस तरह से एक व्यक्ति प्रेजेंट किया जाता है अपने आप को बेचने के लिए बाजार में, अब फैमिली और अपने को। African were bought from America as slaves between 17th century and early 19th century. Black power क्या थी? Black power वो लोग थे जो अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। Movement emerged in 1966 and lasted till 1975. 1966 से 1975 तक ये आंदोलन चला, which was a more militant anti-racist movement. और ये काफ़ी मिलिटेंट था। मिलिटेंट का मतलब इसमें हथियार यूज किए गए। एंटी रेसिस्ट, कि अब हम नहीं सहन करेंगे जो ये रेस, नस्ल के आधार पर आप हमसे भेदभाव कर रहे हैं। और उन्होंने वायलेंस भी की और इस तरह से जरूरी कदम उठाए गए यूएसए में कि किसी तरीके से जो ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म किया जाए। ठीक है, ग्रोसरी वर्ड आपके हो गए हैं, ये तैयार कर लेना है एज ए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के आ सकते हैं। देखो ये यूनिवर्सिटी है। इन 2005 द सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी है इंस्टॉल्ड ए 20 फीट हाई स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग द प्रोटेस्ट ऑफ टॉम स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। 20 फीट की इनकी मूर्तियां बनाई गई। फोटोग्राफर ऑफ द ओरिजिनल मेडल सेरेमनी इन 1968 इन ऑन द टॉप। उसके बाद है द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। अब इनके साथ क्या होता है, आगे पढ़ते हैं हम चीज़ों को। जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ था
held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit of making a political statement. अब जो खेल, जो ये एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें सारी दुनिया के खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो जो ये ओलंपिक सोसाइटी है वो ये चाहती है कि भाई यहाँ पॉलिटिक्स ना हो किसी भी तरह की। अगर आपके ये इशू हैं तो आप बाहर उठाइए, यहाँ पॉलिटिक्स मत शामिल कीजिए। तो उन्होंने सोचा कि, और ये सही था उनके लिए, शायद सही हो सकता है ये। कार्लोस और स्मिथ को गिल्टी पाया गया और उन्होंने कहा कि ये खेल भावना या ओलंपिक की जो भावना है कि हम पॉलिटिकल मैटर्स को यहाँ नहीं रेज करेंगे, तो ये उन्होंने ख़त्म किए। देयर मेडल वर टेकन बैक, उनके मेडल वापस लिए गए। बैक होम दे वर सब्जेक्टेड ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जैसे ही वो घर पहुंचे उनका बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। देखो, जब आप कोई नया करते हैं या विरोध करते हैं तो आपको ये चीज़ें टॉर्चर करनी पड़ती, ये सहन करना पड़ता है। कोई भी चीज़ें, कोई भी सिस्टम को तोड़ना आसान चीज़ नहीं होती, बट आपका जो एफर्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। आने वाली जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है वो उन एफर्ट्स के लिए फ़ायदा भी उठाती है, रिकॉग्नाइज भी करती है। नॉर्मन हु सफर्ड फॉर द एक्शन एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। नॉर्मन को भी के विरुद्ध भी एक्शन हुआ और उन्होंने अगली बार ऑस्ट्रेलिया की टीम में उसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया, बट देयर एक्शन, लेकिन शायद वो ओलंपिक में एक मेडल और जीत लेता। पर जो रिस्पेक्ट उसे, जो पहचान उसे इस आंदोलन से मिली है, फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ने वाले के रूप में एक इंटरनेशनल लेवल पर उसे पहचान बनी है, और आप किताबों में आप उसको पढ़ रहे हो और उसके प्रति जो भी पढ़ेगा सम्मान दर्ज करेगा, शायद वो सम्मान उसे उस अगले मेडल से भी ना मिलता। बट ह्यूमन माइंड है, उनको छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बड़ा करने में वो डरते हैं थोड़ा सा। तो बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट, बट लेकिन जब उनका जो एक्शन था कार्लोस का, नॉर्मन का, तो वो अटेंशन प्राप्त किया कि इसने सिविल राइट्स मूवमेंट में भाग लिया है यूएसए में। रिसेंटली द सेंट जोस प्रोनाउंस्ड सान होज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट ऑनर्ड दैम एंड इंस्टॉल्ड देयर स्टेटस इन यूनिवर्सिटी कैंपस। जो सान जोस थे, ये वहाँ के, जो कार्लोस थे वहाँ के, ये थे वहाँ के स्टूडेंट थे, ये बच्चे स्टूडेंट थे वहाँ के। तो उन्होंने इनको ऑनर देने के लिए इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इनका स्टैचू बनाया है। नॉर्मन डाइड इन 2006, स्मिथ कार्लोस वाज प्लम्बरियर्स एट हिज फर्नल्स। 2006 में इसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अब हमारा उदाहरण देते हैं हम। देखो, हमारा उदाहरण जो कास्ट सिस्टम का वो बिल्कुल डिफरेंट है यूएसए की उससे, बिकॉज इन यूएसए देयर वाज लीगल डिस्क्रिमिनेशन, देयर लॉज allow the permission of discrimination, but in India in 1950 when our constitution was implemented, we give all fundamental rights to the whole section of the society. There is no discrimination on the basis of color, caste, gender, etc. Article of 1950 in our constitution and Article 14, Article 16, Article 17 give more security to the lower section of the society. इसलिए जो चीज़ें हमारे देश में अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा और वो अगर सोचें कि इंटरनेशनल मंच पे हम ऐसा करें, तो मेरे ख्याल से वो गलत होगा। Some Dalit group decide to participate in UN conference against racism in Durban in 2001. डरबन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की जो रेसिज्म के खिलाफ थी, एंटी रेसिज्म थे, नस्लवाद के खिलाफ थी। और दलित जो ग्रुप थे वो तैयार हो रहे थे कि हमें उस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे यहाँ भेद कोई नस्ली नहीं है। कास्टिज्म एक सोशल सिस्टम के रूप में हमारे यहाँ पैदा हुआ था 3000 साल पहले, और वो बिगड़ते बिगड़ते इस शेप में आया था। वहाँ का जो सिस्टम शुरू हुआ था डिस्क्रिमिनेशन का, वो दूसरे देशों के खिलाफ एक नस्ली भेदभाव था जिन्हें वो स्लेव बना के लेके आए थे। हमारे यहाँ कर्मा
जो कर्म के आधार पर, जिस जाति ने जो कर्म अपना लिया उसके आधार पर ये चीजें शुरू हुई थी। तो हर देश की सिचुएशन, हर देश की समस्याएं अलग होती हैं और उनके समस्या के समाधान के तरीके भी अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि जो कार्लोस और स्मिथ ने किया वो हमारे देश में भी हम इसी तरह करें। डिमांडिंग द इंक्लूजन ऑफ द कास्ट इन एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस, और उनकी मांग थी कि हम कास्ट सिस्टम को जो भारत में है उसका इस कॉन्फ्रेंस में लेकर आए। हेयर आर 3 रिएक्शन ऑन द मूव्स, और इसके पर 3 तरह के रिएक्शन थे। फर्स्ट था अमरदीप कौर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, कहते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टू बी इलीगल। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि इट इज इलीगल, कास्ट सिस्टम इज इलीगल, और जो कास्ट सिस्टम के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म है हमारे कानून में, तो इट इज इंटरनल मैटर। अगर कोई इस तरह के किस्से होते हैं, सोशली किसी को अब टॉर्चर किया जाता है उसमें ना, ये इंटरनल मैटर और कानून हमारा सजा देगा। हमारे देश में 1989 में एक एक्ट बना था दलित को की प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे एक्ट हैं जिसके द्वारा उनको सजा दी जाती है जो लोग ऐसा करते हैं। तो इस तरह से इफ सम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू इट इज इंटरनल मैटर, ये इंटरनल मैटर है और आई अपोज टू बी रेज द इंटरनेशनल फोरम, कि आप इस तरह के मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन ओनेम्स ए सोशलिस्ट कहता है आई एम अपोज टू दिस बिकॉज कास्ट एंड रेस आर नॉट सिमिलर डिवीजन। मैंने अभी बताया था ना, कास्ट एक अलग चीज है जो काम के आधार पर पैदा होती है, बर्थ के आधार पर नहीं। और लेकिन जो नस्ल है वो बर्थ के आधार पर, बाद में जो कर्मा जाति का रूप है वो बर्थ के आधार पर होगा, ये यहाँ गलत हो गया। कास्ट इज ए सोशल डिवीजन, ये तो एक सामाजिक विभेद है, जबकि जो रेस है वो एक बायोलॉजिकल, मतलब आपके नाक अलग है, आपके कान अलग हैं, आप का रंग अलग है, उसके आधार पर है। वे ऑफ प्रिवेंटिंग ओपन डिस्कशन ऑफ ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, रेस इज नॉट प्योरली बायोलॉजिकल, इट इज एज सच ए लीगल एंड सोशोलॉजिकल कैटेगरी एज कास्ट। और ये बायोलॉजिकल नहीं है तो इसको खत्म करना आसान है। जैसे ही आपका लीगल जो सिस्टम है वो समान अधिकार देता है तो ये खत्म हो गया। लेकिन जो बायोलॉजिकली है उस आपका शरीर अलग अलग दिखता है, ब्लैक और वाइट में ज्यादा फर्क है, तो वो खत्म होने का ना, वो खत्म नहीं होती वो चीजें। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी रेज इन द कॉन्फ्रेंस। विच ऑफ द 3 पॉइंट, ठीक है, एक कहता है कि हाँ इसको उठाया जाना चाहिए, 2 कहते हैं कि नहीं उठाया जाना चाहिए। अब आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, और ये आप सोचना का। कभी भी ये चीजें देखो, जब आपको इस तरह का कह दिया जाए कि आप सोचो, कभी भी आपको अपनी मतलब अपनी कास्ट को ध्यान में रखकर चीजें नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल कि मेरे नेशन के लिए, मेरे देश के लिए कहाँ तक सही है, मेरा सिस्टम क्या कहता है, मेरा कानून क्या कहता है, तब ये बातें करनी चाहिए। डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी एंड डिविजन्स, ये 3 चीज हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंसेस होता है मैंने भेद, भिन्नता। सिमिलैरिटी मैंने होती है समानता, और डिवीजन मैंने होता है विभेद। क्या डिवीजन और डिफरेंसेस में भेद है? मान लो 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, डिफरेंस है। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, देयर इज बायोलॉजिकल डिफरेंस, ओके। बट उसके बाद और सिमिलैरिटी क्या है? दे आर ह्यूमन बीइंग, दे नीड इक्वल प्रोटेक्शन, दे नीड इक्वल राइट्स, उनको इक्वल भूख लगती है, उनको एजुकेशन के राइट एज अ ह्यूमन बीइंग। सिमिलैरिटी ये है। फिर डिवीजन कहाँ है? डिवीजन कहाँ है? वो है जब बर्थ के टाइम, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो कि लड़का होने पर एक बड़ी सेरेमनी की जाती है, लड़के होने पर दुखी हुआ जाता है। लड़के को प्राइवेट स्कूल और अच्छी स्कूलिंग दी जाती है, लड़के को घर बिठाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट स्कूल बुरे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग ऑफ द पीपल। अगर घर में एक ही बच्चे का है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, तो द पेरेंट प्रेफर्ड द बॉय नॉट द गर्ल, दैट मीन्स द डिवीजन। दे हैव नो प्रॉपर्टी राइट, they have no part in they have the girls not participation in the decision of family,
mainly women's. They cannot cast their vote without the permission of their husband. वो उसी को वोट डालेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जो गर्ल्स और बॉयज में डिवीजन पैदा करती हैं। दैट मीन्स द डिवीजन। जब आपके साथ जेंडर को बेस बना के आप पे आपको दिखाया जाता है कि आप वो नहीं हो जो एक लड़का कर सकता है या एक लड़के के लिए वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट जैसे आफ्टर 12th के बाद आते हैं कि हाँ नहीं जी हम लड़की को बाहर नहीं भेजेंगे। कभी कोई नहीं आएगा, कभी भी कोई पेरेंट ये नहीं कहेगा कि नहीं जी हम लड़के को बाहर नहीं भेजेंगे। दैट इज द डिवीजन। ओके, दैट इज द डिवीजन और दैट इज द रॉन्ग थिंग। Difference is not a wrong thing. Difference is a natural thing. We are different in age, gender, color, or even talent, heights, breadth, color. हम बुद्धि में फिजिकली मेंटली बहुत चेंज है एक दूसरे से, बट इट इज ए बायोलॉजिकल डिफरेंसेस and it is not wrong. There is no wrong in this difference. But wrong कहाँ है? जब आप इस आधार पर डिफरेंस बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? डिवीजन क्या है और डिफरेंसेस क्या है। द एथलीट्स, जैसे in India there are many languages which is spoken by the people of different region. Bengali, Udiya, Punjabi. I told you in first chapter there are Tamil and Sinhalese. But अगर लैंग्वेज, किसने कहा कि ये लैंग्वेज बहुत ऊंची है, बहुत बढ़िया और ये लैंग्वेज गलत है? लैंग्वेज तो जो आपका रीजन क्षेत्र पैदा हुआ है, एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, आपने उसी के द्वारा अपनी जीभ को मोड़ा, शब्दों को गढ़ा और लैंग्वेज बन गई। बट डिफरेंस है। इंग्लिश स्पोकन पीपल इज उनको मान लिया जाता है वो कि बहुत एजुकेटेड है, बहुत बढ़िया है वो सोसाइटी। हिंदी मीडियम या जो मातृ टंग बोलते हैं उनके पास उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती समाज की तरफ से। तो दैट मीन्स डिफरेंसेस, दैट इज नॉट डिफरेंसेस, दैट इज डिवीजन। डिफरेंसेस का मीन देयर आर सो मैनी लैंग्वेज इन आवर कंट्रीज and it is a good thing for us. But when one language is given priority to the other, that makes division between the language and the people. ठीक है ना, एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को नीचा दिखाया जाता है। ठीक है, that means division. The athletes in the example above were responding to social division and social inequalities. जो एथलीट्स थे वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो क्या बता रहे थे कि सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है। मतलब सामाजिक विभेद, विभाजन और सामाजिक असमानता क्या होती है। असमानता ही होगी जब आप एक गोरों को ज्यादा अधिकार दे रहे हो, कालों को कम दे रहे हो। जेंडर में अगर औरत को आप कम अधिकार दे रहे हो, पुरुष को ज्यादा दे रहे हो, तो ये क्या है? सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता है। बट डज दैट हैपन ओनली इन सोसाइटी विच हैव रेशियल डिवीजन? क्या ये सिर्फ वही होता है जहाँ इस तरह के डिवीजन होते हैं, रेशियल डिवीजन होते हैं? रेशियल का मतलब जहाँ नस्लें अलग अलग हैं, काली और गोरी हैं, क्या वही होता है? नो। एवरीवेयर इन एवरी सोसाइटी देयर आर डिफरेंसेस एंड देयर आर डिविजन्स। डिवीजन, डिफरेंसेस हैं और डिवीजन भी है। और वुमेन्स के साथ जो डिवीजन होता है वो तो यूनिवर्सल है, वो तो हर जगह है। तो कहीं पर भाषा के लिए डिवीजन है, किसी पर कास्ट के लिए डिवीजन है, कहीं धर्म को लेकर डिवीजन है और कहीं पर इस तरह के नस्ली भेदभाव का डिवीजन है। तो डिवीजन तो है। इन द प्रीवियस 2 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी नोटेड some chapters we have already noted some other form of social division. The example of Belgium and Sri Lanka, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें क्या था, बेल्जियम और श्रीलंका में सोशल डिवीजन के बारे में पढ़ाया था। इन बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ कंट्री आर सफर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन
एंड जो श्रीलंका था वो तो सिविल वार की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन बेल्जियम ने अपनी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी अच्छी तरीके से सुलझाई थी। पीपल अराउंड अस वी आर शो बोथ रीजनल एंड सोशल डिवीजन। इन केस ऑफ बेल्जियम में क्या था, वी नोटेड दैट पीपल हु लिव इन डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हमारे देश में तो बहुत है, श्रीलंका में तो 2 ही बोली जाती होंगी। इन श्रीलंका वी नोटेड लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस डिफरेंसेस। तो श्रीलंका में न केवल भाषा ही बल्कि वहाँ बौद्धों और तमिलों, जो मुस्लिम या हिंदू तमिल थे, क्रिश्चियन थे, उनमें डिफरेंसेस था। और दूसरी तरफ जो बेल्जियम में था वहाँ पर किस तरह का डिफरेंस था, लिंग्विस्टिक डिवीजन था। ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस पैदा कैसे होते हैं। मैंने बताया ना कि जो एक डिफरेंस होता है कि आपका क्षेत्र अलग है। मान लो बंगाल में कोई रह रहा है तो वो बंगाली बोलेगा, उसका साहित्य, उसकी भाषा, उसका कल्चर उस क्षेत्र विशेष के लिए होगा, क्योंकि सारी चीजें एनवायरनमेंट पे पनपती हैं। बट जब हम इस डिफरेंस जो सोसाइटी में है उसको डिस्क्रिमिनेशन का आधार मान लेते हैं कि भाई ये बंगाली है और इसको हमारे देश में इसकी क्या कदर है, ये तो ऐसी लैंग्वेज बोलता है, हिंदी नहीं बोलता है, इंग्लिश नहीं बोलता, तो वो डिवीजन का कारण बन जाते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।